नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे तेल के बढ़ते दामों की, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एक्शन में है और अब साइकिल रैली निकालकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाएं, एक नजर डीजल और पेट्रोल के दामों पर डालें। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, देखिए ये बड़े शहरों में किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली में अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 100 रुपये 91 पैसे है, डीजल 89 रुपये 88 पैसे है। मुंबई में 106 रुपये 93 पैसे पेट्रोल है, वहीं डीजल 97 रुपये 46 पैसे है। कोलकाता और चेन्नई में भी कमोबेश इसी तरीके के प्राइस नजर आ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के। तो लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। महंगाई के विरोध में हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने कई जिलों में साइकिल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश के कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और फतेहाबाद जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर साइकिल यात्रा निकाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकाली है। यहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा है। रेवाड़ी, पानीपत, चरखी दादरी, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने आज दिन भर विरोध प्रदर्शन जताया है। महंगाई को लेकर सरकार ना सिर्फ असंवेदनशील, बेदर्द के साथ साथ बेशर्म भी साबित हो रही है, क्योंकि लोगों के जले पे नमक छिड़कते हुए हर रोज डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर और फर्टिलाइजर, खाद का कट्टा का रेट बढ़ाकर हर वर्ग को ये मार महंगाई पे कर रही है। कि आज अगर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है। आज बाजार में कोई सामान लेने चले जाओ, किराना लेने चले जाओ, बिजली का सामान लेने चले जाओ, खाद दवाई लेने चले जाओ, गोवा सरिया लेने चले जाओ, सबकी कीमतें बढ़ी हैं। और वहीं कांग्रेस की साइकिल रैली पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ने चुटकी ली है। तंवर ने कहा है कि इनकी साइकिल की रेस केवल 5 किलोमीटर रह गई है, जबकि पहले 150 की स्पीड थी। आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ ये 150 लोग इकट्ठे होकर के आज साइकिल चला रहे 5 किलोमीटर, और हम चलाते थे कितनी एक दिन में 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 डिग्री तापमान में। अगर कालका वहाँ से जब हमने यात्रा शुरू करी, माँ कालका के दर्शन करके हजारों किलोमीटर की, जब ये साइकिल चलाते नहीं सिर्फ समर्थन में खड़े हो जाते, तो आज इनको ये दिन थोड़े देखने पड़ते। तो ये तो खुद जिम्मेदार है आज भाजपा को लाने के लिए, ये सारे ही इसमें जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति नहीं है कांग्रेस का। जिन लोगों ने 70% जो नेता थे हरियाणा के, वो खुद ऐशो आराम और भोग विलास के जीवन में लगे हुए थे। और वहीं महंगाई को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और महंगाई पुरानी सरकारों के वक्त में बहुत ज्यादा थी। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की वृद्धि की बात है, कोई नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर के देश के आम नागरिक की बात करें या सरकारों के नेतृत्व की बात करें कि महंगाई बढ़े, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हैं और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने उन परिस्थितियों को संभाला है, ईमानदारी के साथ संभाला है, जो पैसा हमारा टैक्स के रूप में आम जन का जाता है सरकार के पास, उसको किस ईमानदारी के साथ खर्च किया है, साथ में बढ़ती महंगाई के साथ साथ इस बात को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले भी महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन वो जो पैसा हमारे टैक्स का कभी भी इकट्ठा होता रहा, दूसरी पार्टी की सरकारों में कैसे खर्च होता था, इस सरकार में कैसे पारदर्शिता के साथ खर्च होता है, इस बात को भी हम सब लोगों ने देखना चाहिए। और विरोध की राजनीति सिर्फ महंगाई को लेकर नहीं बल्कि किसानों के मुद्दे पर भी जारी है। सरकार की कड़ी चेतावनी के बाद भी प्रदर्शनकारी नेताओं का विरोध
कर रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए हैं। लेकिन इसकी सूचना जैसे ही किसानों को मिली, भारी संख्या में किसान जगाधरी के विभिन्न इलाकों में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। जींद में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर किसानों का हंगामा देखने को मिला। किसानों ने कैथल रोड स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए सभी बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके अलावा हिसार में भी किसानों का विरोध देखने को मिला है। यमुनानगर, जींद और हिसार की ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किसान मुखर दिखाई दिए। यमुनानगर की तस्वीरें, जहां पुलिस और किसानों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए। जींद में भी इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं। वहीं हिसार का भी नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसान नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो किसान के रूप में विरोध कर रहे हैं। किसानों का ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है। अगर किसान हितों से इनका संबंध हो तो गन्ने का भाव पंजाब में 320 रुपये है, 20 रुपये बढ़वाने के लिए आंदोलन करें। अगर इनका संबंध किसानों के हितों से हो तो पंजाब में ही 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है, बीमा लागू नहीं है। हमारे यहाँ 12,000 है, बीमा लागू है, उसके लिए आंदोलन करें। बाजरा का नुकसान जो है राजस्थान के किसान को हुआ, 1 करोड़ एकड़ में वहाँ बाजरा बोया जाता है, 10,000 रुपये 1 एकड़ का नुकसान था। 10,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसान का हो गया। इन्होंने वहाँ कोई विरोध नहीं किया। ये प्योर पॉलिटिकल एजिटेशन है और अब इसमें कुछ छुपा भी नहीं हुआ है और ये केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने के लिए आते हैं। कांग्रेसी हैं और कामरेड हैं, अपने झंडे लेकर आया करें, ये बार बार मैंने कहा है। और वहीं किसानों के विरोध पर सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि किसानों का विरोध नहीं, कुछ लोग उपद्रव फैलाना चाहते हैं और हम सिद्ध करेंगे कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। देखिए, किसान का कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग हैं जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, उनका विरोध है। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो किसी मंच पे आए, हम सिद्ध करेंगे कि हम किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं और किसान के लिए सबसे ज़्यादा काम हमने किया। और जो उनसे लेने लोग थोड़ा व्यवस्था फैलाने वाले हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं, मैं सही नहीं मानता इसको। कोई भी पार्टी है अपना प्रशिक्षण शिविर कर रही है, अपनी मीटिंग कर रही, वो उसका संविधान ने उसको अधिकार दिया। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे जो संविधान को नहीं मानते, किसी नियम को नहीं मानते, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि आंदोलन में राजनीतिक लोग शामिल हैं और तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। अपना काम करें और हम अपना काम करें और किसानों का जो 3 मुद्दे हैं जो किसानों के लिए हैं, और इससे इतिहास में कभी ऐसा कानून किसान के लिए नहीं आ सकता। जब एक कानून आया था, लोग 7 महीने तक चुप रहे, उसके बाद ये लोग आए, 7 महीने तक किसी ने इसको बताया नहीं ये गलत है, और इस तरह सबने, सारी दुनिया ने इसकी तारीफ की। 3 कानून मोदी जी किसानों के लिए गए। जो कांग्रेस के मित्र पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और उनके समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे थे, उस समय ये कानून की शुरुआत हुई थी, 3 कृषि कानून। और कोई बात है तो बैठ के बात करें। तो हम लोग कहते हैं कि जो लोग हैं, और किसान तो खलियान में लगा हुआ है। आज किसान खलियान में है, ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये सत्ता की लड़ाई रहे, किसान खलियान में, हम अपना काम। वहीं हरियाणा में बिजली की आपूर्ति को बाधित किए बगैर लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए बिजली विभाग लगातार काम कर रहा है। बिजली विभाग प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह से हमारे संवाददाता विपिन परमार ने विभाग की कार्रवाई पर खास बातचीत की है। सुन बातें। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की सियासत पंजाब में बिजली को लेकर गरमाई हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसी भी स्टेट के लिए रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में सरप्लस बिजली देना, लाइन लॉसेस को कम करना और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बिजली चोरी को पकड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो रहती है। आज और पिछले कल की अगर बात करें तो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कई जगह पर बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा दबिश दी गई है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह साहब मौजूद हैं। सर, पिछली बार भी सरप्राइज रेड था,
सिर्फ आपको और सीएम को जानकारी थी कि ये काम होने वाला है। आज भी लगातार कॉन्टिन्यूसली 2 दिन, पिछले कल की बात करें या आज की बात करें, लगातार रेड्स चल रही हैं। पिछली बार के जो नतीजे आए थे उसने स्टेट एक्सचेकर को, राजस्व को बड़ा एक बढ़ोतरी दी थी। इस बार क्या पकड़ में आया है और क्या समझते हैं किस तरह से राजस्व को इसकी जो प्राप्तियां हैं वो होने वाली? पिछली बार हमारा 2 दिन साइमल्टेनियसली रेड था और उस 2 दिन में हमें जो केस पकड़े थे वो 2700 थे जो थेफ्ट केसेस थे। आज जो हुआ है उसमें कल में जो हमारा था वो 3500 के हो गए थे और आज मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर और जाएंगे। ये 4500 होगा, पिछली बार से अब के ज़्यादा है। और इसका एक मैसेज आएगा कि लोग अब लाइन जो ये चोरी करने की आदत थी ये छोड़ देंगे जब इतने स्केल पे होगा पूरे। आप ये समझे कि इसमें हमारी 507 टीमें थी और इसमें कोई 3500 आदमी थे, जिसमें सीएम स्क्वाड भी थे, जिसमें विजिलेंस भी था, जिसमें पावर डिपार्टमेंट के लोग भी थे और उसमें हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल्स भी थे। और सारी जगह जब टीम ने करा तो रात के 11 बजे तक रेड चला और जितने चोरी वाले केसेस थे हमने 14,000 कुछ चेक करे, जिनमें आप समझो कि 4,000 3,500 के करीब जो थे वो हमने केसेस पकड़ लिए जहाँ चोरी हो रही थी। अमूमन तमाम विभाग जो है उन्होंने घाटे की परिस्थितियां देखी, लेकिन क्या बिजली विभाग की जिस तरह से 2 रेड्स, महत्वपूर्ण रेड्स आपने करी हैं, पिछली बार भी कई 100 करोड़ का राजस्व जो है वो प्राप्त होने की उम्मीद आपने जताई थी। अब अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करूं या राजस्व प्राप्तियों की बात करूं तो क्या कुछ बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है बिजली विभाग कहाँ खड़ा होता है? क्या लॉसेज में रहेगा या फिर कोई प्रॉफिट देखते हैं? मैं इसको एक लाइन में समाप्त करता हूँ। पिछले 3-4 दिन से हुड्डा साहब का और शैलजा के प्रमुखता से बड़े बयान आए। हमारे मित्र हैं, हम कोई आपस में विरोधी नहीं है। पॉलिटिकली प्लेटफार्म अलग होना कोई अलग विषय होता है। जब हुड्डा साहब से टेक ओवर करा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में, तो बिजली विभाग का ये तो ऑडिट की हुई चीज़ है, 3750 करोड़ घाटे में था। और जब मैंने इसे संभाला तब ये 300 पिछले 1 साल में 370 करोड़ प्रॉफिट में था और इस साल में अगर गलत नहीं कह रहा तो हमारा 3000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जाएगा। तो अब मैं उनकी बात ठीक है कि ये मैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। कहीं भी हरियाणा में प्रदर्शन नहीं हो रहे, कहीं भी लाइन लॉसेज नहीं है। हमारा लाइन लॉस जो था एक बड़ा पैमाना होता है कि उस वक्त जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 30% था, वो उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो। और आज लाइन लॉस जो है हमारा 12.5% हो गया और मैं इसे और भी नीचे ले गया, 14.5% है, इसे और भी नीचे लेके जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है और साथ ही साथ इन तमाम लोगों पर नकेल कसने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में हरियाणा से पूरी तरह से कुंडी प्रथा जो है वो समाप्त हो जाए। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद रतन लाल कटारिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि हम तो पार्टी के वर्कर हैं, आज सरकार में है तो कल संगठन में हो सकते हैं। यार ये भारतीय जनता पार्टी है, आज सरकार में था, कल संगठन में आ जाऊंगा, क्या पता इससे भी ज्यादा पावरफुल जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। तो दर्जा क्यों छोटा किया गया आपका? कैबिनेट, आप कैबिनेट राज्य मंत्री थे, आपका दर्जा क्यों छोटा किया गया? यार 40 साल में कहीं फेरी कम हो गया, कहीं फेरी बढ़ गया। फिर भी कारण तो रहेंगे कुछ, है जी, कारण तो होंगे कुछ इसके बारे में। उसके कारण क्या रहे? यार हमारे लिए कोई कारण नहीं है, हम तो पार्टी के वर्कर हैं। और वहीं 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। यदि सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते बाद छोटी कक्षाओं को भी चालू किया जाएगा। हालांकि देश प्रदेश में तीसरी वेव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी वेव को बच्चों के लिए ज्यादा घातक बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की। शिक्षा मंत्री हरियाणा चौधरी कंवरपाल जी ने आदेश दे दिया है कि जो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल है वो खुलने जा रहे हैं। जानते उनसे किस तरह की जानकारी है सर? देखिए 16 तारीख से हम सभी स्कूल जो 9वीं से 12वीं तक के हैं सभी स्कूल खोलने जा रहे हैं और उसके 1 सप्ताह बाद हम जो उनसे 6ठी से लेके जो 8वीं तक के स्कूल हैं उनको भी खोलने का हमने विचार किया है। तो जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसा हमारा विचार है। सर इसमें जैसे तीसरी वेव की संभावना जताई जा रही है, उसमें भी स्कूल खुलना, तो कौन सा फार्मूला बनाया या क्या तैयारियां? देखिए जो भी नॉर्म हमने पहले तय किए थे वो वैसे के वैसे हैं।
चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और चाहे मास्क की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, जो भी हैं, और चाहे और अन्य कोई बात है, तो उस पर हमने पूरा ध्यान रखेंगे, उसके अनुसार ही काम करेंगे। और अगर तीसरी वेव की बात है तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति होगी तो तुरंत उस पर निर्णय ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसकी, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना के पेशेंट हैं वो लगभग 0 है। अब कोई पेशेंट नहीं आ रहा, नए पेशेंट कोई नहीं है, तो अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने निर्णय लिया। अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो तुरंत निर्णय लेंगे। सर वैक्सीनेशन की बात करें, केवल 33% अभी तक वैक्सीनेशन हुआ और ये कहा जा रहा है कि जब तक 70% नहीं होता हम आपको सेफ नहीं मान सकते। नहीं, देखिए, सरकार का पूरा प्रयास है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने में और इंजेक्शन देने में एक टाइम लगता है। अपने देश की जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के 20-20, 30-30 देश में लाके इतनी आबादी है जितनी भारत की है, तो उसमें स्वाभाविक है कि टाइम भी लगेगा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमने किया, अभी तक भारत ने किया है, लेकिन पूरे देश में सभी लोगों को वैक्सीन लगे उसके लिए टाइम लगेगा। बनाने में भी टाइम लगता है, लगाने में टाइम लगता है, लेकिन सरकार ने जिस कार्यकुशलता के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगाया वो अपने आप में एक उपलब्धि है। सर अभी इंडिया ने अभी खबर भी चलाई, लोगों से पूछा, कुछ अभिभावक अभी भी राजी नहीं है स्कूल भेजने के लिए। सर देखिए, इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कोई अभिभावक से नहीं तैयार है इसके लिए तो वो अपने बच्चों को ना भेजे, ऐसा नहीं है। और अगर वो नहीं आता तो उसको कोई इस प्रकार से कोई एब्सेंट उसकी लगे या कुछ हो, इस प्रकार से उससे के साथ कोई ट्रीट भी करेंगे नहीं। अगर अभिभावक का पूरा कॉन्फिडेंस है, बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस है और वो स्कूल में आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको लगता है कि कुछ खतरा है तो हम उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो ज़रूरी स्कूल में है, ऐसा कुछ नहीं। सर यदि स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक जो डीओ को अपना डाटा तक नहीं दिया, कितने बच्चे हैं नहीं हैं, सरकारी में कितने बड़े, अभी इतने दिन। देखिए, अभी हमने इसके लिए आदेश दे दिया और 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो सारा का सारा अपडेट कर देंगे। धन्यवाद सर। यदि हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं उनको अनुमति दे दी है। उनका यही कहना है कि जो भी सुरक्षा के नियम है कोरोना को लेकर वो अपनाए जाएंगे। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है या कोरोना बढ़ता है तो विचार को बदला भी जा सकता है। जमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पलवल के होडल में बस स्टैंड बनाने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के होडल के पुराने बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होटल में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और वो आज उसी के लिए ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। कौन सी जगह पर बस स्टैंड लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनों से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज देश प्रदेश की जनता कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भुगत रही है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।